Hello everyone, welcome to my channel Chemophilic Lorica. Hope you all are fine and doing well and safe at home. As you know that some viewers had earlier requested for PDF notes of class 11th and 12th, and even I had also told you that I will upload it in near future. So Monday से आपको उन सभी जो भी कंटेंट आपको अब तक पढ़ाया गया है उन सब के PDF नोट्स नीचे उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू प्रिपेयर वेल, रिवाइज वेल. जितनी भी वीडियोस अब तक पहले भी अपलोड कर दी गई हैं उन सभी वीडियोस के आपको PDF लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो देर किस बात की, गो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गेट योर नोट्स. लेट्स मूव टू द लेक्चर. हेलो स्टूडेंट्स, इन कॉन्टिन्यूएशन विद द लास्ट लेक्चर आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स फर्दर और करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने रेडियस ऑफ एनायन एंड रेडियस ऑफ कैटायन के कोरिलेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बेस्ड पे. उसी में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं. अ सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर इफ रेडियस ऑफ कैटायन इज 170 पिकोमीटर. कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ एनायन. आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है कैटायन एनायन वाला, ठीक है. और NaCl के लिए मैंने आपको बताया था हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला रिलेशन लगेगा, यानी कि कैटायन और एनायन के बीच का जो रिलेशन है 0.414 वाला लगेगा. दूसरा आपका कौन सा था, टेट्राहेड्रल वॉइड वाला 0.225 वाला. NaCl के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लगाया. क्या करेंगे हम, कैटायन आपको गिवन है, कैलकुलेट करते हैं 0.414. R नेगेटिव आपको निकालना है तो इसको मैं इस साइड ले जाऊंगी. यहाँ पे आपको मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ. R प्लस की जगह मैंने 170 पुट किया एंड डिवाइड बाय 0.414 कर दिया डायरेक्टली, ठीक है. ये डायरेक्टली जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ वैल्यू आपकी आ जाएगी 410.6 पिकोमीटर. यहाँ पिकोमीटर में था तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है. इसमें हो सकता है आपको एनायन की वैल्यू दी होती, कैटायन की निकालनी होती, ठीक है ना. तो जस्ट सिंपली आपको रिलेशन पुट करना था और आंसर निकालना था. फाइन, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स X एंड Y. एटम्स ऑफ द एलिमेंट Y जो कि एनायंस हैं मेक CCP एंड एलिमेंट X एज कैटायंस. ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. आपको फॉर्मूला निकालना है. कैटायन एनायन यहाँ पे बता दिया है X और Y आपके एनायंस हैं, X कैटायंस, ठीक है. एक चीज क्लियर हो गई, कंपाउंड का फॉर्मूला आपको निकालना है. और उन्होंने क्या कहा हुआ है कि एलिमेंट Y आपका एज एनायन CCP अरेंजमेंट में है. आपको एक रिलेशन याद होगा जिसमें हमने पढ़ा था, डिफरेंस में भी पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमेशा किसके बराबर होते हैं, जितने की नंबर ऑफ एटम्स हो या स्फीयर्स हो या एनायंस हो आपके कंपाउंड में, राइट. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल. तो उसी चीज का आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला निकालने के लिए. देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं. तो पहले हम Y को लेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ स्फीयर्स यानी कि नंबर ऑफ एनायंस अगर हम लेट कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कैटायंस यानी कि X जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है उसको लेट कर सकते हैं, ठीक है. तो लेट Y एनायंस लिख लेते हैं इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं ये. अब आपने इसको लेट कर लिया है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, यहाँ लेट की जगह देन लिख लेते हैं. देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी किसके बराबर होंगे, हमेशा नंबर ऑफ स्फीयर्स के होते हैं. तो यहाँ पे भी आपका n आ जाएगा नेचुरली. तो यानी आपके x और y दोनों ही n:n की रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो आप सिंपली क्या करोगे, x:y इज इक्वल टू n:n, यानी आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, xy, राइट. दोबारा एक बार देख लेते हैं. कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मेक श्योर सबसे पहले आप चेक करो कैटायंस किसको कहा हुआ है, एनायंस किसको कहा हुआ है. जो एनायंस है हम हमेशा उसी को पहले लेट करेंगे, क्योंकि एनायंस या नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ एटम्स, उसको आप लेट कर लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड लेट कर सकते हो या फिर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग उसकी रेशियो ले लोगे. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ था, कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तभी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली n ले लिया. हो सकता है कहा होता 1/3 2/3, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ और लेती. जैसे हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी. एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स A एंड B. अब यहाँ इसने कहा हुआ है एलिमेंट बी आपका HCP लैटिस में प्रेजेंट है और एलिमेंट ए ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल
वॉइड। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया, हमें क्लियर हो गया कि कैटायन हमारा कौन सा है जो कि वॉइड में प्रेजेंट होगा, यानी कि एलिमेंट ए हमारा कैटायन है। तो बी क्या हो गया नेचुरली, एनायन। ठीक है ना। जो भी चीज ऐसी दी होती है दैट सपोज यहाँ पे कोई भी दिया होगा एलिमेंट समथिंग इज फॉर्मिंग HCP लैटिस, उसका मतलब ये होता है कि वो एनायन दिया हुआ है हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। क्या लेट करेंगे अब सबसे पहले, लेट एलिमेंट बी एन कर लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्फीयर्स, या फिर आप इसको एज एनायंस भी मेंशन कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते थे, टेट्राहेड्रल डबल होते हैं। ठीक है, 2n हो गया। उसके बाद क्या मेंशन है, लेकिन एलिमेंट ए आपका, अब ये नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके 2n हो गए। एलिमेंट ए किस में प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलिमेंट ए इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसलिए लिख दिया क्योंकि 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल्ड है एलिमेंट ए से, तो 2/3 ऑफ 2/n। वॉइड्स थे हमारे 2n, फिल्ड है वो 2/3। अब क्या करेंगे, a इज टू b की रेशियो ले लेते हैं। a इज टू b, a की वैल्यू 4/3n इज टू n, यानी आपका अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे 4:3 आ गया। फॉर्मूला क्या हो गया, A4B3। क्लियर। क्या किया हमने इसमें, फिर से नंबर ऑफ एनायंस को लेट किया और देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स से गिवन, तो डबल होते हैं वो नंबर ऑफ एनायंस के। एलिमेंट ए हमारा गिवन था कि 2/3 फील्ड है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो 2n का हमने 2/3 कर लिया एंड आफ्टर दैट रेशियो ले ली हमने A:B की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंट बाय मास ऑफ टाइटेनियम इन रूटाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, अ मिनरल दैट कंटेन्स टाइटेनियम एंड ऑक्सीजन। बता दिया आपको कि एक कंपाउंड है जिसको हम रूटाइल कहते हैं, जिसमें टाइटेनियम और ऑक्सीजन है। उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया जा सकता है एज क्लोजेस्ट पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड आयंस विद टाइटेनियम आयंस, मतलब उसमें ये दोनों आयंस हैं। इन हाफ ऑफ आपको जो गिवन है ये टाइटेनियम के लिए दिया है, यानी कि ये कैटायन है विद टाइटेनियम आयंस इन हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम। एक तो आपको परसेंटेज निकालनी है टाइटेनियम की, दूसरा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है जब आपको कंपाउंड पता लग जाएगा। ठीक है, दो चीजें गिवन थी, एनायंस कौन से हो गए यहाँ पे, ऑक्साइड आयंस, तो आप सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे, लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एनायंस, वैसे तो क्लियर ही है, O2 नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू n। ठीक है, एनायन था तो आपने डायरेक्टली सबसे पहले इसको ऑक्साइड आयन को लेट कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑक्टाहेड्रल होल। ठीक है, यानी कि आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके बराबर होंगे, इसी के अकॉर्डिंग n आ जाएगा, क्योंकि आपका जितने ऑक्साइड जितना एनायंस होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, राइट। अब ये तो आपका एनायन हो गया। कैटायन जो आपका टाइटेनियम है, कैसे लोगे आप, नंबर ऑफ टाइटेनियम कैटायंस किस में प्रेजेंट है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, लेकिन हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स या वॉइड्स, यानी कि n/2। फाइन, रेशियो लोगे आप, क्या रेशियो आ जाएगी, Ti इज टू ऑक्साइड आयन का O2 नेगेटिव, तो n/2 इज टू n, यानी कि ये क्या आ गई 1/2 इज टू 1 या फिर 1 इज टू 2। तो फॉर्मूला आपका आ गया TiO2। ठीक है, TiO2 आपका फॉर्मूला आ गया। दूसरा उसने इसमें क्या कहा हुआ था कि आपने परसेंटेज निकालनी है बाय मास। ठीक है, परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या होता है कि पूरे कंपाउंड का आपको अगर मोलर मास पता होगा, मॉलिक्यूलर मास, तो आप उसमें से टाइटेनियम की परसेंटेज निकाल लोगे। टाइटेनियम का एटॉमिक मास होता है 48, तो परसेंटेज ऑफ टाइटेनियम इन TiO2 क्या करोगे आप, 48, जो आपको पता है टाइटेनियम का टोटल यहाँ पे अगर हम मोलर मास निकाल लें 48 प्लस 16 इंटू 2 32, कितना हो गया 80 इंटू 100, कितनी परसेंट आ गई है 60%। सो आपका ये परसेंटेज निकल गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम। TiO2 में ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो टाइटेनियम के ऊपर इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में आप कैसे निकालते हो, X प्लस ये दो आपके एटम्स थे तो 2 इंटू -2, यानी कि X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +4। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +4 है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे फिर से सिंपली बस थोड़ा सा क्वेश्चन को इलेबोरेट किया। आई होप आपको वॉइड्स वाले फॉर्मूला निकालने वाले न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल्स आई एम गिविंग यू हैव टू ट्राई इट एंड मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करूंगी। पहला है आपका क्वेश्चन, इन कोरंडम oxide ions are arranged in hexagonal close packing and aluminium ions occupy 2/3 of octahedral voids। फॉर्मूला निकालना है आपको कोरंडम का, ये आपका एक्चुअली और होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, ऑक्साइड आयंस आपको दिए हुए हैं
कि वो HCP पैकिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और एल्यूमिनियम आयंस दिए हुए हैं 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। बहुत सिंपल है, जैसा हमने किया उसी की तरह का ट्राई कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP, 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन A, while 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन B. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या किया है, ऑक्साइड आयंस यानी कि एनायंस दिए हुए हैं, उसके अलावा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों को ही इंक्लूड कर दिया है। दोनों की फ्रैक्शन दी हुई है, कितने कितने ऑक्यूपाइड हैं, तो दो तरह के कैटायंस हो गए और एक एनायन यानी कि ऑक्साइड आयन। तो आपने ओवरऑल मिला के इसको देख कैलकुलेट करना है और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकालना है। ओके, एक और न्यूमेरिकल है, इन द मिनरल स्पाइनल। ठीक है, स्पाइनल्स आपके एक तरह के, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना, मैग्नीशियम Al2O4, इस तरह के स्पाइनल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जो आपका सॉलिड स्टेट का एक्स्ट्रा टॉपिक्स आएंगे उसमें आपका आएगा, देन आई लेट यू नो स्पाइनल क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप बस ये समझ लीजिए, एक मिनरल इन द मिनरल स्पाइनल जिसका फॉर्मूला ये है, ऑक्साइड आयंस अरेंज हैं CCP में, मैग्नीशियम आयंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और एल्यूमिनियम आयंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये भी आपने ट्राई करना है। दो तरह के इसमें कैटायंस दिए हुए हैं और एनायंस कौन से हैं, ऑक्साइड आयंस। फिर पूछा क्या है, परसेंटेज निकालनी है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की विच इज ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम आयंस, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की विच इज ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयंस। तरीका वही है, सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी सी चेंज की हुई है, कहीं पे परसेंटेज निकाल ली पूछी गई है। पहले सिंपल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन था कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकालना था, तो देन आप ट्राई कीजिएगा ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रेडियस रेशियो रूल। अब आयनिक कंपाउंड्स आपके जो भी एग्जिस्ट करते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए कैटायन हमेशा जितना प्रॉपरली सराउंड होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से, उतना ही बेटर होगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा एनायंस आसपास होंगे उतनी ज्यादा कैटायन और एनायन के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगे, तो उतना ही आपका आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, तो जितनी भी आयंस की अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल के अंदर वो साइज के बेसिस पे डिसाइड होगी, राइट? उसी के रिगार्डिंग आपके रेडियस रेशियो रूल्स हैं। रेडियस रेशियो रूल्स से आपको पता लगेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है उस कंपाउंड में। ठीक है, तो रूल्स देखते हैं। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन, उसे हम कहते हैं रेडियस रेशियो। ठीक है, तो सिंपल क्लियर हो रहा है कि आयनिक कंपाउंड में कैटायन एनायन होता है, उनकी रेडियस के जो आप रेशियो ले लेते हो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस रेशियो। अब आप देख सकते हो जितनी ज्यादा रेडियस रेशियो होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन का साइज बड़ा होगा और उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका। नेचुरली अगर आपका कैटायन बड़ा है तो उसके आसपास एनायंस काफी सारे आ सकेंगे, राइट? जितना छोटा है उसके आसपास एकोमोडेट नहीं कर पाएगा वो एनायन। ये हमारा कोरिलेट करता है कैटायन एनायन कितना होगा। अगर रेडियस रेशियो से हमें आइडिया लगता है कि उसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, और इसी के रिगार्डिंग जो भी रिलेशनशिप्स रेडियस रेशियो और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें हम कह देंगे रेडियस रेशियो रूल्स। देखते हैं क्या रिलेशंस हैं। रेडियस रेशियो की अपनी कोई रेंज, कुछ रेंजेस हैं, उस रेंज में अगर आपकी वो वैल्यू लाई करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, उसका टाइप कैसा है और एग्जांपल। अब ये टाइप का मतलब क्या है, एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में कुछ पर्टिकुलर 4-5 टाइप्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली या उससे नेक्स्ट लेक्चर में आफ्टर न्यूमेरिकल्स हम वो टाइप स्टडी करेंगे। 3-4 टाइप्स हैं, जैसे NaCl टाइप है, CsCl टाइप है सीजियम क्लोराइड की, ठीक है, और फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो इस तरह की 4-5 टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल टाइप आयनिक कंपाउंड के केसेस में जो मोस्टली मिलती हैं, उसी के रिगार्डिंग आपका स्ट्रक्चरल टाइप है। और ये आपकी ज्योमेट्री एक तरह से कि अरेंजमेंट कैसा है कैटायन और एनायन का। अगर आपकी रेडियस रेशियो की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है 0.155 से 0.225, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 3। अरेंजमेंट कैसा होगा, प्लेनर ट्रायंगुलर, सिंपल ट्रायंगल वाला। एग्जाम्पल इसका B2O3 या कार्बोनेट एनायन, जैसे आप देखते हो ना ट्रायंगल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर 0.225 से 0.414 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल और स्ट्रक्चर टाइप है ZnS जिंक सल्फाइड वाला। ये हम पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, जब हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें आएगा। एग्जाम्पल आपका आ जाएगा कॉपर क्लोराइड, कॉपर आयोडाइड, बेरियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्या है, 0.414 से 0.732, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल। सोडियम क्लोराइड टाइप इसका रॉक साल्ट यानी कि NaCl टाइप वाला इसका स्ट्रक्चर टाइप होगा। एग्जाम्पल NaBr, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 0.732 से 1 के बीच में अगर लाई करेगा तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। BCC लैटिस फॉर्म में ये अरेंज करेगा, अरेंज होंगे इसमें कैटायंस एनायंस।
स्ट्रक्चर टाइप हो गई सीजियम क्लोराइड और एग्जाम्पल सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। एक्चुअली ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी मेनली ये 3 चीज स्टार्टिंग वाली, रेडियस रेशियो पता हो, कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम। पहला न्यूमेरिकल है द 2 आयंस, कैटायन और एनायन दिया हुआ है A+B-, उनका रेडियस दिया हुए हैं दोनों के 88 और 200 पिकोमीटर। पूछा गया है इन द क्लोज पैक्ड क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड AB प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको सिंपली पता लग गया है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, रेडियस रेशियो निकालोगे। कैटायन का रेडियस 88, इसका एनायन का 200 गिवन है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, जो भी रेडियस रेशियो आएगी फिर चेक करोगे किस रेंज के बीच में लाई कर रही है। जिस रेंज में लाई करेगी उसके करस्पॉन्डिंग आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। हो सकता था क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल टाइप भी बताइए कि किस टाइप की ज्योमेट्री एग्जिस्ट करेगी, तो आप तब उसके केस में इनमें से जहां लाई करता वो आंसर आ जाता। राइट, तो पहले कैलकुलेट करते हैं। 88 डिवाइड बाय 200, ये आपका आ जाएगा 0.44। ठीक है, यहाँ यूनिट मत लिख देना क्योंकि दोनों पिकोमीटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी यूनिट्स। ठीक है, अब ये किसके में लाई कर रहा है रेंज में, आप देख सकते हैं इस रेंज में। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, इट लाइज इन द रेंज 0.414 से 0.732, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, हो सकता था कि अगर स्ट्रक्चर टाइप पूछते तो आप क्या बता देते, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ओके, तो ये हो गए आपके रेडियस रेशियो रूल्स। ठीक है, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 2 आयंस दिए आपको, कैटायन एनायन A+B-, उनकी रेडियस दिए हुए हैं 88 और 200 पिकोमीटर। ये एक क्लोज पैक क्रिस्टल में अरेंज्ड है। ठीक है, AB कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो सिंपली आपको जब कैटायन एनायन का रेडियस दिया हुआ है आप उसको डिवाइड करोगे, रेडियस रेशियो आ जाएगी, फिर चेक करोगे यहां से किस रेंज में लाई कर रहा है। जिस रेंज में लाई करेगा उसके करस्पॉन्डिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पूछी हुई है तो उसी के रिगार्डिंग आप ये भी बता दोगे। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। कैटायन और एनायन का रेडियस दिया हुआ था 88 और 200, हमने इसको डिवाइड किया, वैल्यू आ गई हमारी 0.44। अब ये लाई कर रही है 0.414 से 0.732 की रेंज में। ठीक है, अब इस रेंज में लाई कर रही है तो क्या आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अगर पूछी होती तो ऑक्टाहेड्रल, सो कोऑर्डिनेशन नंबर A यानी कि कैटायन का 6 आ गया। राइट, एक न्यूमेरिकल और करते देखते हैं। इन द क्लोज पैक्ड कैटायंस इन एन AB टाइप solid with NaCl structure have radius of 75 picometer. What would be the maximum and minimum size of the anions filling the voids? अब यहाँ आपको रेडियस दे दिया कैटायन का, मैक्सिमम मिनिमम साइज पूछे हैं आपको एनायंस के जो कि इन वॉइड्स को फिल कर सकेंगे। ठीक है, इन्हीं रिलेशंस का यूज करते हुए आपने एक रेंज आपको दी है ना, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वाली, उसका यूज करते हुए आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अब आपको रेंज कौन सी लेनी है वो कैसे पता चलेगा, इस चीज से। NaCl स्ट्रक्चर मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आपको, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया रेडियस रेशियो रूल, इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो रेंज होगी, उसको देखते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, दिस यू विल ट्राई, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप निकालना है आपने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में, एज ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, ये आपके तीनों केसेस में रिलेशंस आपको पता होने चाहिए जस्ट सिंपली, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 3 टाइप है आपकी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, FCC और BCC। मैंने ये फिर से ड्रॉ कर दिए। सिंपल में कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं, FCC में कॉर्नर और ये ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है फेस सेंटर पे, BCC में कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर पे। राइट, अब इसके अलावा सबसे पहले क्या चीज देखनी है हमें, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब कि इस एटम का नियरेस्ट नेबर कौन होगा, ये और ये। ठीक है, अब आपको पता है इस केस में सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं सारे एटम्स, तो जो एज लेंथ है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब यही हुआ ना कि यहां से इसके बीच का दोनों का डिस्टेंस। तो जो ये आपका, अगर दोनों एटम्स, ये तो मैंने ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, अगर स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते तो एक्चुअल में ये दोनों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो गया, हम लेट कर लेते हैं। सब यहाँ पे हमने लिया हुआ D, किसके बराबर होगा वो, इस एज लेंथ के बराबर, यानी सिंपल क्यूबिक के केस में D = A आ जाएगा। फेस यूनिट सेल में कैसा होगा, यहाँ पे आपको पता है फेस सेंटर पे जो एटम होता है वो इन चारों को टच कर रहा होता है ना, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन को चेक करूं, देखूं AC आपका क्या है, फेस डायगोनल, हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, फेस डायगोनल हमारा कितना है, √2a। राइट, तो इसका हाफ होगा क्योंकि ये आपका नियरेस्ट नेबर है इसके साथ,
फेस सेंटर्ड वाला जो आपका एटम है वो और ये नियरेस्ट नेबर हुए, तो पूरे डायगोनल का हाफ अगर आप लोगे वो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, d इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ √2a। तो कैलकुलेट करके क्या आ गया, इसको हमने ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, तो वैल्यू कितनी आ गई, a/√2। BCC के केस में देखते हैं, सेंटर वाला जो एटम है इसमें भी ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल ले लेंगे हम, तो हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका सेंटर वाला एटम इसको टच कर रहा है, तो ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसमें कैलकुलेट हो जाएगा बॉडी डायगोनल से, क्योंकि सेंटर वाला एटम बाहर जितने भी कॉर्नर के 8 एटम्स हैं उनको टच कर रहा होता है। तो यानी हाफ ऑफ CD आ जाएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ √3a। बॉडी डायगोनल आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हो, √3a पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। लास्ट लेक्चर में हमने जो डेरिवेशंस वगैरह की थी पहले हमने की हुई हैं, उसमें से हमने ये √2a एंड √3a कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है ये आपको वीडियो में ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा, वहां से आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि √2a √3a कैसे आया, फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल हमने कैसे कैलकुलेट किया। ओके, तो d इज इक्वल टू √3/2a आ जाएगा। अब ये तो आपका हो गया नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एज लेंथ का रिलेशन। दूसरा रिलेशन आपने निकालना था एटॉमिक रेडियस का, ठीक है, और एज लेंथ का। अब एटॉमिक रेडियस आपका हमेशा हाफ ऑफ होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि आपको पता है एटम्स एक दूसरे को इन सारे केसेस में टच कर रहे हैं, तो नेचुरली जो भी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा उसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस। क्योंकि अगर दो एटम एक दूसरे को कंप्लीटली टच कर रहे हैं, इस सेंटर से इस सेंटर को आप पूरे डिस्टेंस को कह रहे हो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो उसका हाफ जो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल के केस में क्या आ गया, d इज इक्वल टू a था, तो यहाँ पे रेडियस क्या आ गया, a/2। FCC के केस में a/2√2, क्योंकि वहां पे क्या था, a/√2। BCC के केस में √3/2a था, तो यहाँ क्या हो गया, √3/4a। तो बेसिकली अगर आपको d और a का रिलेशन पता है तो r का रिलेशन निकालना वेरी इजी। ठीक है, आपने सब के केसेस में क्या करना है, हाफ कर देना है जस्ट। इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, CSCl हैज BCC अरेंजमेंट एंड इट्स यूनिट सेल एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर। कैलकुलेट द इंटर आयनिक डिस्टेंस इन सीजियम क्लोराइड। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ स्ट्रक्चर टाइप्स हैं, जैसे NaCl वाली हो गई, ZnS जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें से एक टाइप सीजियम क्लोराइड वाली भी है। इसमें होता क्या है, सीजियम बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है यानी कि कैटायन, ठीक है, और क्लोराइड आयन सारे कॉर्नर्स पे। ठीक है, ये जब हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी मैं इसलिए बता दे रही हूँ बिकॉज इसके बिना इसके जाने आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। पूछा क्या हुआ इसमें, कैलकुलेट द इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक मतलब सीजियम और क्लोराइड के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक, अब मैंने बता दिया कि ये आपका बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, ये आपके कॉर्नर्स पे, मतलब कैसा अरेंजमेंट हो गया, BCC वाला। तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, जो भी लगेगा वो थर्ड केस वाला लगेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। उसके लिए पहले हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, कॉर्नर्स पे हमारे प्रेजेंट हैं क्लोराइड एनायंस एंड सेंटर पे प्रेजेंट है सीजियम। ठीक है, ये मैंने सीजियम और क्लोराइड आयन मेंशन कर दिया। हमें ये अगर मैं पूरा कंसीडर कर लूं तो बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3a। ठीक है, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो गया, मतलब सीजियम और क्लोराइड के बीच का, यानी पूरे बॉडी डायगोनल का हाफ। यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ नाम दे देती हूँ A और B। ठीक है, ताकि यहाँ मैं अगर लिखूं हाफ AB तो आपको क्लियर हो जाए। तो हाफ तो ऐसे रहेगा, AB क्या होता है, √3a। A की वैल्यू हमें दी हुई है, A यानी एज लेंथ कितनी दी हुई है, 400 पिकोमीटर। तो आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 200 √3 पिकोमीटर। इसको आगे हम और सॉल्व कर लेते हैं, 346.4 पिकोमीटर। यही आपसे पूछा हुआ था इंटर आयनिक डिस्टेंस, जस्ट फॉर्म चेंज कर दी थी बट क्वेश्चन वैसे ही था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद सेल एज, यानी कि एज लेंथ दी हुई है 4.29 एंगस्ट्रॉम। What is the radius of sodium atom? What is the length of body diagonal of the unit cell? इसमें एक चीज थोड़ी सी और ऐड कर दी कि आपको अगर एज लेंथ पता लग जाएगी, A पता लग जाएगा, तो आप नेचुरली बॉडी डायगोनल निकाल लोगे। ठीक है, चलो पहले सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कौन सा लैटिस है, BCC लैटिस। ठीक है, तो आपका रिलेशन कौन सा लगेगा, थर्ड वाला। रेडियस आपको निकालना था, यानी आपका √3/4a। ठीक है, अब क्या करोगे, √3/4 इंटू 4.29, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो आप आंसर एंगस्ट्रॉम में भी निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है।
ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद क्या, ये आपका आर की वैल्यू आई है, यानी कि रेडियस ऑफ सोडियम एटम। दूसरा पूछा हुआ था व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक है, जो भी आपका यूनिट सेल का होगा इज इक्वल टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में अगर आपको ध्यान हो बॉडी डायगोनल पूरा √3 किसके बराबर होता था, 4r के, क्योंकि आपका तीनों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते थे। किसी फिगर में दोबारा देख लेते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बीसीसी लैटिस था, ये 3 एटम्स पूरा बॉडी डायगोनल है, ये तीनों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस है किसके बराबर हो जाता था, जब हमने डेरिवेशन की थी तो √3 = 4r लिखा था, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 4r, 4 × 1.86 r अभी आपने कैलकुलेट किया, वहीं से आप निकाल लोगे बॉडी डायगोनल, ये आ जाएगा 7.44 एंगस्ट्रॉम। अगर आप यहां से भी देखो √3a बॉडी डायगोनल था, 4 को इस साइड ले जाओगे 4r, ठीक है, तो आप √3a से भी कैलकुलेट कर सकते थे तो भी यही आंसर आना था, 4r से करोगे तो भी यही आंसर आना था, राइट। एक क्वेश्चन और है जो आपने ट्राई करना है, इन FCC क्रिस्टल लैटिस एज लेंथ आपको गिवन है 400 पिकोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर विच कैन बी फिटेड इनटू द इंटरस्टिशियल वॉइड विदाउट डिस्टॉर्शन ऑफ द लैटिस। इसका मतलब होता है कि प्रॉपरली फिट हो जाए उसमें, ठीक है। एज लेंथ आपको दी हुई है, डायमीटर आपने निकालना है, तो यानी पहले रेडियस निकालोगे देन डायमीटर, ठीक है। दिस यू विल ट्राई। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आज के लेक्चर में आपको ट्राई करने को दिए प्लीज ट्राई कीजिएगा। इन नेक्स्ट लेक्चर आई डिस्कस ऑल ऑफ देम एंड विल मूव फर्दर। आगे की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू। How was the lecture today? Hope you have liked it. If not till now, please hit the like button. जो भी आपकी क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इसे फ्रेंड्स फैमिली में प्लीज शेयर करें। Let other people also know about our family Chemophilic Lorica, और प्लीज सब्सक्राइब to my channel Chemophilic Lorica and don't forget to press the bell icon to get all the notifications immediately. Thank you.